तो दोस्तों, हम लोग पीछे की क्लास में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो बातें थी उसमें हमने अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई थी उनके बारे में बातें की। आज हम उससे आगे का जो पार्ट है उसके बारे में ध्यानपूर्वक जो व्यवस्थाएं हैं, जो बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 और 20 के पश्चात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के बारे में अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 इसका संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। और आपको पता है अनुच्छेद 20 और 21 मैंने आपको जब शुरुआत में पृष्ठभूमि बताई थी, मूल अधिकारों की विशेषताएं बताया था, तब उसमें भी आई थी ये बात कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 भी कभी निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 हमने पढ़ लिया। 21 आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? राज्य किसी नागरिक को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, राज्य किसी नागरिक को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित कर सकता है, अन्यथा किसी कारण से वंचित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर विशेष बात है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये आपको पता है दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है हमने कौन से देश से ग्रहण की है? जापान से। कौन से देश से ग्रहण की है? जापान से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य यानी इसका अर्थ क्या होता है? विधि बनाते समय समुचित प्रक्रिया की पालना। विधि बनाते समय समुचित प्रक्रिया की पालना, इसका क्या होता है? तात्पर्य होता है। ये ध्यान रखेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी अगर कोई भी विधि बनाई जा रही है तो समुचित प्रक्रिया की पालना होनी आवश्यक है। ये कहलाती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हालांकि दोस्तों वर्तमान में एक प्रचलित भी है विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया वर्तमान संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है, नहीं अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है, लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों? ये प्रचलन में है, उल्लेखित नहीं। ठीक है, लेकिन क्या है? ये प्रचलन में है। लेकिन क्या है? प्रचलन में। ठीक है। और ये जो विधि की
उचित प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है हमने ये कहाँ से लिया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। इसका तात्पर्य होता है विधि बनाते समय समुचित प्रक्रिया की क्या हो? पालना हो। जबकि वर्तमान जो शासन व्यवस्था है इसमें हमने विधि की उचित प्रक्रिया की पालना भी अनिवार्य रूप से करना आरंभ कर दिया है, जबकि भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेखित ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या है? प्रचलन में है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। इसका तात्पर्य क्या होता है? विधि की उचित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है? तो विधि की उचित प्रक्रिया, अगर विधि पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति करती है, अगर विधि किसकी पूर्ति करती है? पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है विधि की उचित प्रक्रिया। अगर विधि पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति करती है, विधि का मतलब पवित्र उद्देश्य है, अच्छा कार्य है, वहाँ पर प्रक्रिया का कोई रोल या भूमिका नहीं है, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है। और इसका आप उदाहरण भी देख सकते हैं। आपको पता है हमारी जो संसद है इसने जम्मू कश्मीर का क्या किया? विभाजन किया। और ये विभाजन आपको पता है प्रभावी हुआ कब से? 31 अक्टूबर 2019। तो इसका मतलब इसमें क्या किया गया? जम्मू कश्मीर का विभाजन, यानी राज्य की श्रेणी से हटाकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो कहने का मतलब विधि का उद्देश्य क्या रहा है? पवित्र रहा है। तो अगर विधि का उद्देश्य पवित्र रहा है तो वहाँ पर प्रक्रिया कोई महत्वपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, और इसका उदाहरण आप इसके माध्यम से समझ चुके होंगे। तो ये है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो मूल रूप से हमें भारत नागरिकों की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार, कौन कौन सी जो स्वतंत्रताएं हैं वो मिली हुई हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम यहाँ विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है। तो सबसे पहले देखिए, सही समय पर अपने मामलों की सुनवाई का अधिकार। सही समय पर अपने मामलों की सुनवाई का अधिकार, या इस प्रकार से कह सकते हैं उचित समय पर अपने मामलों की सुनवाई का अधिकार। पहला आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, उचित समय पर अपने मामलों की सुनवाई का अधिकार।
और ये कब निकलकर सामने आया, किस वाद से निकलकर सामने आया, तो इसका उदाहरण आप बता देंगे। बेगम हुस्न आरा, बेगम हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, बनाम बिहार राज्य, और ये मामला है 1978 का। बेगम हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978। ठीक है, बेगम हुस्न आरा जो खातून थी, इसकी वकील थी, क्या नाम था उनका, कपिला हिंगोरानी, कपिला हिंगोरानी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जज रही हैं, और भारत में जो PIL है, लोक हितवाद की जननी कहलाती हैं। कौन? कपिला हिंगोरानी। तो भारत में अत्यधिक मात्रा में जो न्यायालयों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विचाराधीन कैदी हैं, विचाराधीन कैदी, तो उन्हें समय पर सुनवाई, उनके मामलों की समय पर सुनवाई हो ही नहीं पाती है। तो इसका मामला, भारत में अत्यधिक विचाराधीन कैदी होने का जो मामला है, वो वकील, सुप्रीम कोर्ट की जो वकील थी कपिला हिंगोरानी, इन्होंने इन मामलों की सुनवाई हेतु न्यायपालिका का ध्यान आकृष्ट करने हेतु इस मामले में पैरवी की और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सही समय पर, उचित समय पर अपने मामलों की सुनवाई का पूर्ण क्या है, अधिकार है। और उसके पश्चात न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय आया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों न हो, उसको सही समय पर समुचित अपने मामलों की सुनवाई करने का क्या है, पूर्ण अधिकार है। किस मामले से सामने आया, तो ये ध्यान रखेंगे, बेगम हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978। इस मामले में वकील कौन थी? कपिला हिंगोरानी, जिसे भारत में लोक हितवाद की जननी कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जननी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने मामला रखा देश में विचाराधीन कैदी अत्यधिक होने के संदर्भ में न्यायपालिका का ध्यान आकृष्ट करने हेतु। उसके बाद में अगला जो मामला आता है नेक्स्ट, वो कौन सा है? तो नंबर 2 पर मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम, या इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, मामला हम आगे देख लेंगे। दूसरा जो अधिकार है वो कौन सा है? तो ये विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। पहला आया था उचित समय पर अपने मामलों की सुनवाई करने का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार। और ये किस बात से निकलकर सामने आया? तो यहाँ मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ठीक है, विदेश जाते समय इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया सरकार ने। उसके पश्चात ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चुनौती दी इस मामले को, और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसे विदेश यात्रा का क्या है, अधिकार है। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रख लें आप, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। ठीक है, तो विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस वाद के अंतर्गत निर्धारित किया गया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। उसके बाद में अगला जो मामला है वो आता है परमानंद कटारा, या सॉरी, इसमें क्या हुआ, सही समय पर समुचित इलाज, सही समय पर समुचित इलाज का अधिकार। इसको भी अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है। किस मामले में माना गया है?
सही समय पर समुचित इलाज का अधिकार किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको जीवन के अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत माना है? तो ये है परमानंद कटारा। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, 87 का मामला है बनाम भारत संघ 1987। परमानंद कटारा एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता। तो एक स्कूटर चालक की सड़क दुर्घटना में सही समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाने के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिट लगाई और कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में घायल हो जाता है, उसको समय पर इलाज नहीं मिलता है, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। उसको भी पूरी तरह से जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1987 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि सही समय पर समुचित इलाज व्यक्ति का क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक अधिकार है। उसके बाद में अगला जो आएगा नंबर 4, वो आएगा, ये हमारे राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। कौन सा है? विशाखा, या इस प्रकार से कह सकते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। ठीक है, ये भी किसका भाग माना? अनुच्छेद 21 का भाग माना है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से क्या मिलनी चाहिए? सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इसको अनुच्छेद 21 का भाग माना सुप्रीम कोर्ट ने। किस वाद में, किस मामले में? तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मामला था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। और ये मामला कब का है? 1997 का। 1997 का। विशाखा एक एनजीओ है दोस्तों। क्या है? एक एनजीओ। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। ये मामला राजस्थान का ही था। राजस्थान में कोई महिला थी जयपुर की, भंवरी देवी, और इन्होंने, कहने का मतलब बाल विवाह जैसे जो सामाजिक बुराइयां हैं, इसको समाप्त करने के दृष्टिकोण से 1990 के दशक में आवाज़ उठाई। आशा सहयोगिनी थी ये, साथिन जिसे कह सकते हैं हम। और समाज के दबंगों के द्वारा इनका यौन उत्पीड़न किया गया। उसके पश्चात ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के नाम से। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने निर्णय में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये निर्णय दिया था। ठीक है। और ये जो वाद है कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा में, एक मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, मील का पत्थर माना जाता है कौन सा वाद? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक एनजीओ था जिसके माध्यम से वाद न्यायालय में पहुंचा और वहां पर फिर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इसलिए महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हुआ ये वाद। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अगला जो अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, वो आता है भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार
भोजन का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है। किस वाद में माना गया है? तो ये आता है आपका PUCL बनाम भारत संघ, PUCL बनाम भारत संघ 2001 का मामला है। PUCL बनाम भारत संघ 2001 का मामला। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये JP के द्वारा स्थापित किया एक संगठन है दोस्तों, जो कहने का मतलब मानवाधिकारों के लिए कार्य करता है। PUCL बनाम भारत संघ 2001 का मामला। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किसका अधिकार है? भोजन का अधिकार है, यानी राइट टू फूड, भोजन का अधिकार किस मामले में स्वीकार किया? तो बताएंगे PUCL बनाम भारत संघ 2001 के मामले में। और उसके पश्चात अगला निजता का अधिकार, अगला आता है निजता का अधिकार। ये भी PUCL से संबंधित ही है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं राइट टू प्राइवेसी। हालांकि ये कहीं पर उल्लेखित नहीं है अनुच्छेद 21 में, लेकिन निजता के अधिकार को राइट टू प्राइवेसी माना गया है। किस मामले में? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, PUCL बनाम भारत संघ 2004 बनाम भारत संघ 2004 के मामले में। वही PUCL जो ऊपर आपको दिख रहा है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसका पूरा नाम है दोस्तों। तो इस वाद में निजता के अधिकार को या राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है। इसके अंतर्गत ये किसके संदर्भ में था? फोन टेप के संदर्भ में ये मामला था। यानी कहने का मतलब जो फोन टेपिंग होती है उसके मामले में। आपको पता है थोड़े दिनों पहले राजस्थान में भी एक बड़ा बवाल उत्पन्न हुआ था इस मामले को लेकर, फोन टेप के संदर्भ में। तो किसी भी व्यक्ति के फ़ोन को टेप नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ये उसका क्या है? निजता का अधिकार है, उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है दोस्तों। तो फोन टेप के संदर्भ में ये मामला PUCL बनाम भारत संघ 2004 के नाम से जाना जाता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है। फोन टेप बिल्कुल नहीं किए जा सकते। ये फोन टेप जो किए जा सकते हैं केवल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, उसमें शामिल है, तभी फोन टेप किया जा सकता है, अन्यथा किसी परिस्थिति में फोन टेप नहीं किया जा सकता। और साथ ही इसमें यह भी निर्णय दिया गया कि जो होटल होते हैं, होटल के जो CCTV कैमरे होते हैं, CCTV कैमरों पर इसने क्या लगाई? रोक लगाई। ये भी व्यक्ति का एक आंतरिक मामला है। जो होटल के CCTV कैमरे होते हैं, ये किसी भी प्रकार से उसकी निजता का हनन करते हैं, तो होटल के CCTV कैमरों पर भी क्या होनी चाहिए? रोक होनी चाहिए। व्यक्ति का अंतरंग मामला आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। आपको पता है इसी के अंतर्गत, निजता के अधिकार के अंतर्गत ही एक वाद और था, वो भी यहाँ देख लें आप। कौन सा? KS
पुट्टास्वामी, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला था। मैंने आपको निजता के अंतर्गत ही बताया है इसका, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम कहने का मतलब थोड़ा आगे बढ़ गए, 2004 तक की बातें कर रहे थे, अचानक 2017 में पहुँच गए। तो इसका मामला इस निजता के अधिकार से ही जुड़ा हुआ है, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। और इसमें 9 न्यायाधीशों की, कितनी, 9 जज यानी न्यायाधीशों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने क्या दिया, फैसला दिया। ठीक है, और इसने क्या फैसला दिया कि आधार कार्ड सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं, आधार कार्ड सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड सभी सेवाओं के लिए क्या नहीं है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति की निजता से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड किससे जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की निजता से जुड़ा हुआ है। तो ये मामला KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के अंतर्गत 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि आधार कार्ड सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति की प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, निजता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है, आपको पता है आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, उसको भी किस, निजता के अधिकार के अंतर्गत ही माना जाता है, क्योंकि वो भी निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उसको भी चुनौती दी गई है कि इसके अंतर्गत हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो मनुष्य से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जो हनन होने की संभावना है आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से, उसको भी चुनौती दी गई है। तो ये आप दोनों ध्यान रखें, निजता के अधिकार के अंतर्गत ये बात, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। उसके बाद में अगला जो वाद है वो आता है MC मेहता, उसमें शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, इसके अंतर्गत जो कहने का मतलब शुद्ध पर्यावरण का जो अधिकार है मनुष्य को किस वाद के अंतर्गत मिला है, तो ये है MC मेहता, MC मेहता बनाम भारत संघ। इन्होंने जो पहला वाद दायर किया था वो 1991 में दायर कर दिया था। ठीक है, 2016 तक काफ़ी 30-35 मामले इन्होंने रखे। शुद्ध पर्यावरण का अधिकार MC मेहता बनाम भारत संघ 1991। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर, MC यानी महेश चंद्र मेहता इनका पूरा नाम है, जम्मू कश्मीर में राजौरी नामक स्थान है, वहाँ के रहने वाले हैं और बहुत बड़े पर्यावरण एक्टिविस्ट रहे हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता रहे हैं। इनको पद्मश्री और अमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भी हैं MC मेहता। तो इन्होंने 1990-95 में बड़े स्तर पर पर्यावरण बचाने हेतु, पर्यावरण को शुद्ध करने के दृष्टिकोण से इन्होंने बड़ा आंदोलन भी चलाया ताकि सरकार और विभिन्न एजेंसियों का ध्यान इस तरफ जा सके। तो MC मेहता बनाम भारत संघ 1991, इनसे जुड़े हुए 30-35 मामले हैं। MC मेहता के नाम से 30-35 मामले हैं। तो इन्होंने 1991 में इनके मामले में पहली बार पाठ्यक्रम में पर्यावरण को अनिवार्य विषय बनाया गया। जैसे वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं तो पर्यावरण अध्ययन आता है, तो उसके पीछे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात है तो इन्हीं की बात है, MC मेहता, इन्हीं की देन है।
पाठ्यक्रम में पर्यावरण को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया 1900 खानों के बाद। और इनका MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 का एक मामला और है, जिसमें इन्होंने BS थर्ड मानक वाले जो वाहन हैं उनको बंद करने के लिए अर्जी दायर की। 2016 की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनके जो मामले थे इसके ऊपर पैरवी करते हुए कर दिया, क्या तय किया कि 1 अप्रैल 2017 से BS थर्ड मानक वाले जो वाहन हैं वो नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। क्यों नहीं चलेंगे इसका कारण भी बताया, क्योंकि इनसे कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है और वो पर्यावरण को क्या करता है दोस्तों? नुकसान करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार से MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को अनिवार्य बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध कह सकते हैं शुद्ध हवा, शुद्ध पेयजल सहित शुद्ध पर्यावरण का क्या है? अधिकार। ठीक है, क्या अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये किस मामले में कहा तो आप ध्यान रखेंगे, केवल किसका नाम? MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में। उसके बाद में अगला जो आता है नंबर 8 पर, वो है कुछ परिस्थितियों में, कलर दूसरा ले लेते हैं, कुछ परिस्थितियों में जीने के अधिकार के साथ ही मरने का अधिकार, इसको भी अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है दोस्तों। कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां जो कोई व्यक्ति बीमार होता है, वो पूरी तरह से संघर्षरत है, जीवन जीने में काफ़ी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट एक मामले में निर्णय देता है कि व्यक्ति को जीने के अधिकार के साथ ही किसका अधिकार है? मरने का अधिकार है। ठीक है, ये कोई इच्छा मृत्यु नहीं है दोस्तों, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो वाद है, किस वाद के अंतर्गत ये सामने आया? तो पिंकी वीरानी बनाम भारत संघ 2011, पिंकी वीरानी बनाम भारत संघ 2011। ये मामला क्या था दोस्तों? महाराष्ट्र में 1980 में एक महिला नर्स अरुणा रामचंद्र शानबाग उसका नाम था। तो नाइट शिफ्ट की उसकी जो ड्यूटी थी, उसमें मौका पाकर उसके साथी मेल नर्स ने उसके साथ में रेप किया और उसके पश्चात उसकी जो भावनाएं थी वो काफ़ी आहत हुई और वो कोमा में चली गई और लंबे समय तक कोमा में रही। उसके पश्चात उसी की वकील दोस्त थी, नाम था पिंकी वीरानी। इन्होंने उसके मामले को, उसकी स्थिति को मतलब ध्यान में रखते हुए मामला कोर्ट में रखा कि आज मेरी जो दोस्त हैं वो जीने के अधिकार के साथ ही
ऐसी परिस्थितियों से जूझ रही है जहां उसके जीवन के अधिकार का कोई मूल्य नहीं है, तो उसे क्यों न किसका अधिकार मिल जाए, मरने का अधिकार दे दिया जाए। तो पिंकी वीरानी बनाम भारत संघ 2011 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया दोस्तों, कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार प्राप्त है, मरने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार प्राप्त है लेकिन मरने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर लाइलाज बीमारी, अगर लाइलाज बीमारी है और 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड, 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड लिखित में दे, अगर लाइलाज बीमारी है और 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड इस बारे में अगर लिख कर दे तो ही व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में किसका अधिकार दिया जा सकता है, मरने का अधिकार दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। फिर भी अगर लाइलाज बीमारी है और 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड ये बात लिख कर दे, लिखित में दे, तो ही उस व्यक्ति को मरने का अधिकार दिया जा सकता है कुछ परिस्थितियों में, तो यहाँ पर आप ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला जो अधिकार आता है वो आता है, वो कौन सा, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। और ये किस वाद से सामने आया, तो ये वाद था कॉमन कोज बनाम भारत संघ, कॉमन कोज बनाम भारत संघ 2018, कॉमन कोज बनाम भारत संघ 2018। इस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जिस प्रकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसके पश्चात, मृत्यु के पश्चात उसको गरिमापूर्ण मृत्यु का भी क्या है, अधिकार है। कि कई बार आपको पता है कि व्यक्ति का कई परिस्थितियों में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात समय पर उसको अंतिम संस्कार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो उसे गरिमापूर्ण मृत्यु का भी क्या है, अधिकार है। वर्तमान में आपको पता है ये परिस्थितियां बन रही हैं कोरोना वायरस के कारण कि अंतिम संस्कार करने में भी पूरी तरह से दूरियां बनाई जा रही हैं, तो वो एक अलग बात है दोस्तों। आपदा जैसी स्थिति है, फिर भी व्यक्ति को कैसा अधिकार होना चाहिए, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा एक मामला और है दोस्तों 2013 का, गहरी नींद लेने का अधिकार, गहरी नींद लेने का अधिकार, गहरी नींद लेने का अधिकार, गहरी नींद लेने का अधिकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जो कभी सुनी नहीं होंगी आप लोगों ने। गहरी नींद लेने का अधिकार, इसका मतलब क्या है, तो गहरी नींद लेने का अधिकार ये किस वाद में ये आया, बाबा रामदेव, जो भारत में बड़े योग गुरु हैं, बाबा रामदेव मामले में, बाबा रामदेव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था दोस्तों। आपको पता है 2010 में भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में लोकपाल को लेकर, कि लोकपाल की स्थापना की जाए। उस मामले में बड़ी भागीदारी भी निभाई थी जो वर्तमान दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल साहब। बहुत से बड़े बड़े लोगों ने, जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो
विभिन्न प्रकार के सेक्टरों से आए हुए एक्टिविस्ट ने अपनी भूमिका निभाई। उनमें बाबा रामदेव भी एक थे। लोकपाल की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया गया। उस समय आपको पता है कि रात के समय पुलिस ने घेरा डालकर बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो जब सभी लोग सो रहे थे उसी समय अचानक पुलिस ने इनको पकड़ने हेतु घेरा डाला। तो बाबा रामदेव महिलाओं के वेश में वहाँ से चुपचाप निकल गए। उसके पश्चात हालांकि इन्होंने कोर्ट में किसी प्रकार का कोई मामला दायर नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और 2013 में क्या निर्णय दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को गहरी नींद लेने का क्या है, अधिकार है। जबकि आपको पता है उस समय जब रात के समय सभी लोग धरना स्थल पर क्या कर रहे थे, सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे, उसी समय पुलिस ने क्या किया, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को गहरी नींद लेने का क्या है, अधिकार है, ये उसका जीवन का अधिकार है। उसके बाद में अगला जो मामला है, अगला जो अधिकार है वो कौन सा है, वो है अंतरंग संबंधों का अधिकार। अंतरंग संबंधों का अधिकार, अंतरंग संबंधों का अधिकार। और ये किस मामले में आया, तो नवतेज कौर बनाम भारत संघ, नवतेज कौर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में निर्णय आया कि प्रत्येक व्यक्ति को बालिग अवस्था में अंतरंग संबंधों का क्या है, अधिकार है। ये जुड़ा हुआ था जो आईपीसी की धारा थी ना 377, किससे संबंधित था, 377 जो किससे संबंधित थी दोस्तों, समलैंगिकता और इसके अलावा अप्राकृतिक यौन संबंध। इसका एक भाग समाप्त हुआ है और समलैंगिकता को आपको पता है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समलैंगिक जो हैं, जो गे हैं, उनको ऐसे अधिकार रखने का क्या है, ऐसे संबंध रखने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को बालिग अवस्था में अंतरंग संबंध स्थापित करने की क्या दी गई है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ये संबंधित है किससे, आईपीसी का जो धारा है 377 जो समलैंगिकता, वर्तमान में आपको पता है इसका एक भाग समाप्त हुआ है, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अप्राकृतिक यौन संबंध वाला जो पार्ट है वो अभी भी जीवित है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति समलैंगिक संबंध रख सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें किस मामले में, नवतेज कौर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में। उसके बाद में आगे आता है जोसेफ साइन, ये वाद उसके बाद में देखेंगे हम। तहसीन पूनावाला का एक वाद है, वो दोषी व्यक्ति को भी जीने का अधिकार, अपराधी या दोषी व्यक्ति को भी जीने का क्या है, अधिकार है। अपराधी या दोषी व्यक्ति को भी जीने का अधिकार। ठीक है, और ये मामला है किससे संबंधित, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 की बात है। ठीक है, ये मामला, इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर ये जुड़ा हुआ है मॉब लिंचिंग से, किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, मॉब लिंचिंग से। तो यहाँ हम देखते हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, मॉब लिंचिंग। ये शब्द सुना होगा,
और वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा ये अखबारों समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलता है। मॉब का मतलब होता है भीड़ और लिचिंग का अर्थ होता है मार देना। ठीक है, इसका मतलब होता है धर्म की आड़ में, धर्म की आड़ में भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार देना। मॉब लिचिंग का यह अर्थ होता है धर्म की आड़ में भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार देना। ये क्या कहलाता है? मॉब लिचिंग कहलाता है। और मॉब लिचिंग से जुड़ा हुआ मामला ही था तहसील पूनावाला बनाम भारत संघ। राजस्थान का भी एक कैसा मामला था, पेलुका का। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया दोस्तों? निर्णय ये दिया कि मॉब लिचिंग एक विभत्स श्रेणी का, बड़ा भयानक विभत्स श्रेणी का अपराध है। ठीक है, मॉब लिचिंग क्या है? विभत्स श्रेणी का अपराध है और ये मानव सभ्यता पर कलंक है। मानव सभ्यता पर क्या है? कलंक। और निर्णय में यही बात कही कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी दोषी व्यक्ति है तो भी उसको क्या है? जीने का अधिकार है। ठीक है, अगर कोई अपराधी दोषी है तो उसे भी जीने का क्या है? अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मॉब लिचिंग में सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय रहा। इसको विभत्स श्रेणी का अपराध माना और मानव सभ्यता पर इसको क्या माना गया है? कलंक माना गया है। आपको पता है मॉब लिचिंग को लेकर आप मॉब लिचिंग को अपराध मानकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कानून बनाने वाला प्रथम राज्य मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर। और दूसरा अपना राजस्थान ही है। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। ये ध्यान रखेंगे। और मॉब लिचिंग अपराध में जो सजा होती है वो आपको पता है आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए दंड का प्रावधान भी है। तो ये ध्यान रखेंगे, मॉब लिचिंग को अपराध मानकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मणिपुर। और दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको 13 प्रकार के अधिकार बताए हैं मैंने, किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। और ये अधिकार किन किन वादों से निकलकर सामने आए वो भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। और उसके पश्चात अगला जो हमारा एक अनुच्छेद है जो नया जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A, इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21A जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया? तो ये ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया। ठीक है, M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया था और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 6 से 14 वर्ष आयु के
बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का क्या है, प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का क्या किया गया है, निःशुल्क, यहाँ आप ये भी ध्यान रख लेंगे, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क मिले। जबकि MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया था, उन्होंने 18 वर्ष रखी थी। अपनी सिफारिशों में कितना बताया, 18 वर्ष तक सभी जो बालक हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का क्या किया जाए, प्रावधान किया जाए। लेकिन यहाँ पर आयु रखी कितनी, 6 से 14 वर्ष, ठीक है। और ये जो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दर्शाया गया, तो एक इसी के संदर्भ में इसके प्रावधानों को लागू करने हेतु एक कानून बना, कौन सा, अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको आप कह सकते हैं RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस दृष्टिकोण से पारित किया गया और ये लागू हुआ फिर आगे जाकर 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। तो ये बात थी किससे संबंधित दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित थी, जो शिक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है। ये भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये RTE एक्ट के नाम से जाना जाता है, 2009 में पारित हुआ। लेकिन ये लागू कब हुआ, तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने अनुच्छेद जो 21 है वो आज की क्लास में एक विस्तृत अध्ययन के रूप में देखा है, पढ़ा है, समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको बताए गए प्रत्येक तथ्य बारीकी से समझ में आए होंगे। आज की क्लास के लिए हम अपना जो विषय है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।